हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमने पिछली क्लास में आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स वाला टॉपिक शुरू किया था, जो कि आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और आरपीसी सेकंड ग्रेड पीजीटी बायोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और ये बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ भी लगता है। हमने शुरुआत की है तो शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट ज़रूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अगर उसी प्रकार से पढ़ते हुए चले ना तो पूरी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो पिछली क्लास में हमने जो जो चीज़ें बात की हैं एक बार मैं फटाफट से वो रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी भाई आनुवांशिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो आनुवांशिकी शब्द है ये बैटसन के द्वारा दिया गया। फिर आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। फिर वंशागति के बारे में मैंने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का जो आगे बढ़ना है वो ही क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता। वंशागति या हेरिडिटी शब्द वो स्पेंसर ने दिया था। फिर हमने विभिन्नताओं के बारे में पढ़ा, विभिन्नताएं कितनी प्रकार की होती है, किस किस प्रकार से विभिन्नताएं आती है। जननिक विभिन्नताएं जो होती हैं ये आगे ट्रांसफ़र होती है पीढ़ी दर पीढ़ी। और जननिक विभिन्नताएं होती हैं ये दो प्रकार की, एक तो सतत जननिक विभिन्नताएं और एक असतत जननिक विभिन्नताएं। सतत जननिक विभिन्नताएं होती हैं ये लगातार आगे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है और ये जीन विनिमय के कारण उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट है, किस कारण से उत्पन्न होती है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर। और असतत विभिन्नताएं हैं वो बिंदु उत्परिवर्तन या उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होती है। फिर हमने बात की थी भाई जो कुछ शब्द हैं, जैसे आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल की हमने बात की थी। इसके बाद में हमने बात की थी भाई आनुवांशिकी का आधुनिक जनक किसे कहा जाता, तो वो हो जाएगा आपका बैटसन हो जाएगा। आनुवांशिकी का प्रायोगिक जनक किसे कहते हैं, टीएच मॉर्गन को कहते हैं। टीएच मॉर्गन की बहुत सारी चीज़ें जो भी खोज की गई, ड्रोसोफिला पर प्रयोग है, सहलगनता शब्द, ये सभी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में बात कर ली थी। मानव प्रायोगिका मानव आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो एक गिरोड को मानव आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यहाँ तक हमने पूरी चीज़ें देख ली थी। आगे हम जो आनुवांशिकी से संबंधित जो शब्द आते हैं, जो प्रमुख शब्द आते हैं, उन शब्दों की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जो प्रमुख शब्द आते हैं उन शब्दों की हम बात करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला शब्द जीन की हमने बात की थी भाई, जीन किसे कहते हैं, तो डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो शब्दों में जो पहला शब्द निकल करके आता है उसकी बात करें तो वो हो जाएगा आपका एलील हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से समझना भाई, एलील या इसे हम युग्म विकल्पी कहते हैं। युग्म विकल्पी कहते हैं। आप साथ साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं। इसको हम एलिलोमॉर्फी भी कह देते हैं भाई। अब क्वेश्चन ये बनता भाई ये शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो पहला तो क्वेश्चन यही होना चाहिए भाई ये शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो बैटसन के द्वारा दिया गया था, ये याद रख लेना। ये शब्द किसने दिया था, तो बैटसन ने दिया था। ठीक है। अब ये एलील या युग्म विकल्पी क्या होते हैं भाई, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक लक्षण ले लेते हैं, कोई भी लक्षण है ये वाला, और इस लक्षण का कंट्रोल कौन कर रही है, कोई एक जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहा। कोई भी एक जीन है जो इस लक्षण को कंट्रोल कर रही है। इस लक्षण के दो विकल्प, जैसे हमने लक्षण क्या लिया, हाइट ले लिया, ऊंचाई, हाइट हमने ले लिया, और इस हाइट के दो विकल्प हैं भाई। एक तो जो भी पादप अगर ले रहे हैं तो पादप लंबा हो सकता है, एक विकल्प क्या है, लंबा, और एक विकल्प हो जाएगा आपका बोना। लंबे को हम कैपिटल टी लिख सकते हैं और बोने को स्मॉल टी। तो कोई भी लक्षण होते हैं उस लक्षण के हमें दो विकल्प देखने को मिलते हैं, और वो जो दो विपर्यासी विकल्प होते हैं एक दूसरे विपरीत, देखिए लंबा और बोना विपरीत होते हैं, तो दो विपर्यासी जो विकल्प होते हैं ये आपके क्या कहलाएंगे भाई, एलील्स कहलाएंगे। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये दो गुणसूत्र हैं, और गुणसूत्र कैसे हैं भाई, याद रख लेना, ये समजात गुणसूत्र हैं। कैसे गुणसूत्र हैं, समजात गुणसूत्र। ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, समजात गुणसूत्र, ठीक है ना। और इस समजात गुणसूत्र पर यहां पर आपके युग्म विकल्प उपस्थित हैं एकांतरित रूप में, ये और ये। इसको हम कैपिटल टी नाम दे देते हैं और इसको स्मॉल टी कह देते हैं, एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी के अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भी समजात गुणसूत्र और बना लेते हैं दो।
और इसमें आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल टी और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल टी। ठीक है, एक समजात गुणसूत्र और बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर बना सकते हैं आप समझने के लिए। यहाँ पे आपका स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कोई भी लक्षण होते हैं उसके दो विकल्प या दो रूप देखने को मिलते हैं, दो स्वरूप देखने को मिलते हैं, और वो जो दो स्वरूप होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एलील या युग्म विकल्पी कहलाते हैं। हमेशा जोड़े में रहते हैं, किसके ऊपर पाए जाते हैं, समजात गुणसूत्रों पर। तो इसकी हम परिभाषा बना सकते हैं भाई, किस प्रकार से बनाएंगे ये मैंने समझने के लिए यहाँ पर लिखा, तो आप भी ये लिख सकते हैं जैसे याद रह जाएगा। तो परिभाषा हम बना सकते हैं, इसकी परिभाषा हो जाएगी जीन के एकांतरित स्वरूप, जीन के एकांतरित स्वरूप जो समजात गुणसूत्रों पर समजात गुणसूत्रों पर समान स्थल पर उपस्थित हो। समान स्थल पर उपस्थित हो, वो क्या हो जाएंगे, एलील या युग्म विकल्पी हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम देखिए बना सकते हैं भाई, ये हमने समजात गुणसूत्र बना दिए, पूरे के पूरे ये क्या है, समजात गुणसूत्र। ठीक है, और इसके ऊपर पाए जाते हैं युग्म विकल्पी। ये एक जोड़ा समजात गुणसूत्र, ये दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा। इसके दो विकल्प कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि सर क्या ये कैपिटल टी ऐसे गुणसूत्रों पर लिखे हुए होते हैं क्या? जी नहीं, किसी भी गुणसूत्र पर ऐसा नहीं लिखा हुआ होता है। हम पहचान कैसे करते हैं इनकी, इसकी पहचान कैसे होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है भाई। कैसे पहचान करेंगे इसकी? पहचान करने का सीधा सा मतलब है कि इनके जो न्यूक्लियोटाइड क्रम होता है ना, उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कैपिटल टी, ये वाला कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इनके मध्य आपको न्यूक्लियोटाइड क्रम के अंदर भिन्नता देखने को मिलेगी और उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी पहचान करते हैं। तो ये जरूर याद रख लेना भाई, इनमें न्यूक्लियोटाइड क्रम में भिन्नता मिलती है, तभी इनको हम अलग अलग नाम दे देते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्रम में भिन्नता पाई जाती है, ये लिख सकते हैं, भिन्नता मिलती है, इस कारण इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। तो एक जीन के जो युग्म विकल्पी होते हैं वो समजात गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और समजात गुणसूत्र पर एकांतरित रूप में पाए जाते हैं। ये तो मैंने कल बता दिया भाई, डीएनए जो होता है ये एक पॉलीमर होता है और एक न्यूक्लिक एसिड होता है। किसका पॉलीमर होता है? तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है ये मैंने कल आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता दी थी। तो अभी एलील या युग्म विकल्प में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है। अब एक क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन क्या आता है, इसी के अंतर्गत दूसरा जो टर्म आती है आपकी, ये दूसरी टर्म आ जाएगी समयुग्मकी। समयुग्मजी। और समयुग्मजी जो है इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। क्वेश्चन पहला तो यही है कि ये शब्द किसने दिया था, तो शब्द याद रखें ना भाई, ये शब्द भी किसके द्वारा दिया गया, तो बैटसन के द्वारा दिया गया। ये शब्द भी किसने दिया? बैटसन ने दिया था, याद रख लेना। अब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर दो गुणसूत्र लिए भाई, ये दो गुणसूत्र लिए और ये कैसे हैं? समजात गुणसूत्र हैं। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल टी है और यहाँ पर कैपिटल टी है, दोनों स्थान पे कैपिटल टी है। यहाँ पर हमने समजात गुणसूत्र लिया, यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी है, यानी कि इस गुणसूत्र के दो विकल्प हैं, दोनों एलील्स है, यहाँ पर अगर समान है
तो आपका ये क्या हो जाएगा, समयुग्मजी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको समझें तो जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आपका क्या हो गया, समजात गुणसूत्र हो गया, और इस समजात गुणसूत्र पर यहाँ पर एलील उपस्थित है, और ये एलील यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। कहने का मतलब ये दोनों एलील्स समान हैं, ये दोनों एलील्स समान हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका समयुग्मकी या होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ भाई, यहाँ पर इसकी भी परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। समजात गुणसूत्र पर समजात गुणसूत्र पर एक समान युग्म विकल्पी उपस्थित। समजात गुणसूत्र पर एक समान युग्म विकल्पी या एलील्स उपस्थित। अगर समजात गुणसूत्र पर दोनों समान एलील्स उपस्थित होते हैं तो आपका समयुग्मजी हो जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में कैपिटल टी हो जाएगा और एक स्मॉल टी हो जाएगा। अब आप इनको देखेंगे ना तो आपको लग रहा है भाई ये शुद्ध अवस्था में है, तो ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि हमेशा समयुग्मजी होते हैं, ये शुद्ध अवस्था में मिलते हैं, शुद्ध कंडीशन में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्योर कंडीशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे हम इसकी बात करेंगे भाई कैसे हैं, ये पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में जो तीसरी टर्म आती है वो है विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी, और विषमयुग्मजी को कहते हैं हेटेरोजाइगस। सीधा सा मतलब भाई जब ये युग्म विकल्पी असमान होंगे तो क्या हो जाएगा, विषमयुग्मजी हो जाएगा। तो दोनों एलील्स अगर भिन्न हैं तो आपका विषमयुग्मजी हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं भाई, समजात गुणसूत्र पर भिन्न युग्म विकल्पी उपस्थित। समजात गुणसूत्र पर भिन्न युग्म विकल्पी उपस्थित। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विषमयुग्मजी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं भाई ये समजात गुणसूत्र हैं और इसके ऊपर ये दो एलील्स उपस्थित हैं, विषमयुग्मजी एलील्स होते हैं। ये आपका कैपिटल टी हो जाएगा और ये स्मॉल टी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये कौन सी अवस्था हो जाएगी, तो ये संकृत अवस्था हो जाएगी। संकृत अवस्था में आपको हमेशा विषमयुग्मजी कंडीशन देखने को मिलती है हाइब्रिड कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, आगे देखिए हम मेंडल के बारे में बात करेंगे। आगे मेंडल को बात करने से पहले कुछ 2-4 शब्द और हैं भाई, उनकी भी बात कर लेते हैं। और वो 2-4 शब्द कौन कौन से हैं, एक आपका हो जाएगा भाई समयुग्मजी हो गया। कारक की बात कर लेते हैं। ये शब्द किसने दिया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी बैटसन ने दिया था, ये शब्द भी बैटसन ने ही दिया था। नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है वो है आपकी कारक। कारक यानी कि फैक्टर, इसी को जीन कहते हैं भाई। किसने कहा था वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर। देखिए फैक्टर, कारक, तो ये वंशागति की इकाई होती है, यानी कि जो लक्षण आगे वंशागति में ट्रांसफर होते हैं ना, वो सभी लक्षण जीन के अंदर जो उपस्थित होते हैं वही होते हैं, यानी कि जीन के द्वारा ही आगे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसी कारण इसे वंशागति की इकाई कहते हैं। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जीन की परिभाषा की कि डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है वो जीन कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारी जो हाइट है, तो हाइट ग्रोथ हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती है और हार्मोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं।
तो जो ये हार्मोन का निर्माण करते हैं ना, ये जो प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन किसी जीन के द्वारा बनाए जाते हैं और वो जीन किसी डीएनए का भाग होती है। तो इसी प्रकार से कोई भी जीन वही होगी जो प्रोटीन का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये वंशागति की इकाई होती है। और फैक्टर कहा किसने था भाई इसको, कारक किसने कहा था, तो मेंडल के द्वारा कहा गया था। मेंडल ने कारक कहा था भाई। ठीक है, इसके बाद मेंडल, अच्छा थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं भाई, ये थोड़ा सा याद रह जाए। ये शब्द किसने दिया था, ऐसा लिख देते हैं, तो शब्द मेंडल ने दिया था, मेंडल ने दिया था। इसके बाद में ये जो कारक है इसको जीन किसने कहा, जीन किसने कहा था, ये इंपॉर्टेंट है। तो जीन शब्द है, इसके लिए किसने दिया, ये वाला जरूर याद रख लेना भाई, ये जोहानसन ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जोहानसन के द्वारा दिया गया था, जीन शब्द है ये। ओके, अब इस जीन को दर्शाने के लिए हम कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हैं। तो ये संकेत किसने दिए थे, तो ये संकेत दिए थे टी.एच. मॉर्गन के द्वारा दिए गए थे। तो ये भी याद रख लेना भाई, जो संकेत हैं कारक को दर्शाने के लिए, जो संकेत हैं, ये संकेत टी.एच. मॉर्गन ने दिए थे। ओके, और यहाँ पर हम देखिए, सामान्यतः ये चीज़ पढ़नी तो हमें आगे चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये लिखते हैं, तो इसके अंतर्गत जो कैपिटल टी होता है, ये आपका प्रभावी एलील होता है, प्रभावी संकेत होता है, और स्मॉल टी है, ये अप्रभावी संकेत होता है। तो ये संकेत भी ध्यान में रख लेना, आगे ये आपके काम आने वाले हैं जब हम एक संकर द्विसंकर संकरण हम पढ़ेंगे उस समय। तो ये आपके कारक के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको बता दी है। कारक के बाद में हम बात करते हैं भाई, नेक्स्ट जो हमारा शब्द आता है 5वें नंबर पर, वो है लक्षण प्ररूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लक्षण प्ररूप को हम अंग्रेजी में कहते हैं फिनोटाइप। कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ हमें जब बाहर से देखते हैं तो बाहर से हमें कैसी दिखाई देती है, और बाहर से देखने पर जिस प्रकार की हमें वो दिखाई देती है ना, वो ये आपका क्या कहलाएगा, लक्षण प्ररूप हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं भाई, किसी भी लक्षण का जो बाहरी या आकारी की स्वरूप जो हमें दिखाई देता है, वो क्या होगा, आपका लक्षण प्ररूप होगा। किसी भी लक्षण का किसी भी लक्षण का बाहरी या आकारी की स्वरूप, बाहरी या आकारी की स्वरूप जो हमें दिखाई दे, जो हमें दिखाई दे, वह क्या कहलाएगा, आपका लक्षण प्ररूप कहलाएगा। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, याद रख लेना ये, कि लक्षण प्ररूप मतलब किसी भी लक्षण का बाहरी या आकारी के स्वरूप जो दिखाई देता वो लक्षण प्ररूप कहलाएगा। जैसे हम जब मेंडल के नियम की बात करते हैं, तो जब मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग हम पेड़ पौधों को देखते हैं, तो कुछ लंबे थे, कुछ बौने थे। तो ये लंबे और बौना है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, वे लक्षण प्ररूप हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं भाई, जैसे लंबा, बौना, ये आपका क्या है, ये हो जाएंगे आपके लक्षण प्ररूप के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और याद रख लेना, ये वातावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं भाई, वातावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं। ये वातावरणीय यानी कि पर्यावरण के जो कारक होते हैं उनसे प्रभावित होते हैं, प्रभावित। ठीक है, इसके बाद में जो 6 नंबर पर आता है वो है जीन प्ररूप। जीन प्ररूप या जीनोटाइप। जीन प्ररूप या जीनोटाइप की जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भी देखा, आप ध्यान में रख लेना भाई, कोई भी लक्षण है, ये हमने लक्षण देखा, कोई भी लक्षण है तो उस लक्षण का जो आनुवांशिक संगठन होता है, लक्षण का आनुवांशिक संगठन, आनुवांशिक संगठन, लक्षण का जो आनुवांशिक संगठन होता है वो आपका क्या कहलाएगा भाई,
जीन पर रूप हो जाएगा। जैसे लक्षण हमने देखा लंबा, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे हमने लंबा लक्षण देखा, तो लंबा का लक्षण का जब आनुवांशिक देखते हैं, आनुवांशिक संगठन देखते हैं, तो ये आपको कैपिटल टी मिलता है। ठीक है। जैसे हमने देखा बोना, तो बोने को जब भी देखते हैं तो इसमें इस कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये आनुवांशिक संगठन है और ये आपके क्या हो जाएंगे, जीन पर रूप हो जाएंगे। ठीक है। अगर हमने लिख दिया संकृत लंबा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, ये आपका जीन पर रूप होगा। तो ये ध्यान में रख लेना। जीन पर रूप के अंतर्गत अगर देखेंगे तो तीनों कंडीशन देखने को मिलेगी आपको। शुद्ध कंडीशन भी पाई जाती है और संकृत भी पाई जाती है, दोनों ही कंडीशन हो गई, शुद्ध और संकृत। जबकि लक्षण पर रूप में केवल आपको शुद्ध कंडीशन देखने को मिलती है। शुद्ध मतलब लंबा और बोना, आपको ये पता नहीं चलेगा ये संकर है या नहीं है। जबकि जीन पर रूप में आप पता कर सकते हैं, शुद्ध और संकृत दोनों ही पता हो जाएंगी। ठीक है। तो ये शब्द भी ध्यान में रख लेना, इससे भी आपकी आधी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है भाई। अगर शुद्ध कंडीशन है मतलब लक्षण पर रूप, ठीक है, लंबा बोना, ये शुद्ध कंडीशन में आ जाते हैं। और जीनोटाइप जो होते हैं ना, ये कभी भी वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होते हैं भाई, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होते हैं। वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होते हैं, ये जरूर याद रख लेना। ये जीन पर रूप हो गया। और ये क्वेश्चन बनता है भाई, ये लक्षण पर रूप शब्द किसने दिया था और जीन पर रूप शब्द किसने दिया था। तो दोनों ही शब्द ये किसके द्वारा दिए गए, तो याद रख लेना दोनों ही शब्द हैं ये दिए गए थे भाई, किसने दिए थे, जोहानसन ने, जोहानसन के द्वारा दिए गए थे, जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप। ठीक है। ये प्रभावी एलील्स और जो अप्रभावी एलील्स हैं ये हम आगे, वैसे तो मैंने बता दिया भाई प्रभावी क्या संकेत होता है, अप्रभावी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से आगे बात करेंगे। ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखिए मेंडल से पूर्व जो कार्य किए गए हैं उनको हम प्री मेंडलिज्म कह देते हैं, जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग कार्य किए, लेकिन वो सभी मान्यता उनको नहीं मिली, इस कारण से वो फेल हो गए थे। ठीक है ना। जिसमें आपका जननदर्वे का सिद्धांत आता है जो विजमैन ने दिया था, एक पेंजिनवाद आता है जो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ये कुछ सिद्धांत जो दिए गए थे अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। जैसे एक सिद्धांत वीर्य सिद्धांत है, जिसमें अरस्तु ने भी कुछ बताया था भाई, जो भी आगे आने वाली जो पीढ़ी के लक्षण होते हैं वो आपके नर के वीर्य में अंदर उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से एक स्वेमड्रम नामक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने बताया कि जो लघु मानव होता है, यानी कि जनन कोशिका होती है, उस जनन कोशिका के अंतर्गत लघु मानव उपस्थित होता है और वो अंडे कोशिका में पाया जाता है। और उस लघु मानव को इन्होंने मैनकिन कहा था। और इस सिद्धांत को मानने वाले, यानी कि स्वेमड्रम के सिद्धांत को मानने वाले जितने भी साइंटिस्ट थे उनको ओविस्ट कहा गया। इसी प्रकार एक हार्ट सोइकर आए, हार्ट सोइकर थे, इन्होंने बताया कि जो पूर्व निर्मित लघु मानव होता है वो अंडे में नहीं होता है, वो शुक्राणु में होता है। और इन्होंने उस छोटे मानव या छोटे लघु रूप को क्या कहा, होमनक्यूलस कहा। और इसकी जो अवधारणा को मानने वाले जितने भी वैज्ञानिक थे वो स्पर्मिस्ट करवाए, स्पर्मिस्ट कहलाए। बस इतना याद रख लेना। और ये वैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही नहीं जाते हैं। अब हम मेंडलवाद की बात करते हैं भाई, मेंडलिज्म या मेंडलवाद। मेंडलिज्म या मेंडलवाद की बात करते हैं। और इसमें पहले हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे भाई, मेंडल का परिचय देखेंगे, इन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है, क्या क्या किस प्रकार से प्रयोग किए हैं। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप यहाँ पर, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्हें हम आनुवांशिकी का जनक कहते हैं भाई, ये आप यहीं पे लिख सकते हैं, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है।
आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं भाई, किस किस प्रकार से इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है इनका जन्म। जब जन्म की बात आती है तो जन्म कब हुआ था इनका, तो इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। 22 जुलाई 1822 को। और माली परिवार में इनका, माली परिवार मतलब खेती बाड़ी करने वाले लोगों में, माली परिवार में इनका जन्म हुआ था। खेती बाड़ी करने वाले लोग थे। कहाँ पर हुआ था ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, तो ऑस्ट्रिया देश है, और ऑस्ट्रिया देश के अंतर्गत गांव प्रांत का नाम याद रख लेना, प्रांत का नाम आपका हो जाएगा भाई यहाँ पर ऑस्ट्रिया देश के अंतर्गत प्रांत हो जाएगा आपका हेजनड्रोफ। हेजनड्रोफ प्रांत में, हेजनड्रोफ प्रांत में एक गांव पड़ता है और उस गांव का नाम है सिलेशिया गांव। उस गांव का नाम है सिलेशिया, और इस सिलेशिया गांव के अंदर ही इनका जन्म होता है, ये याद रख लेना भाई। अगर वर्तमान के दृष्टिकोण से बात करें तो चेकोस्लोवाकिया का जो मोराविया नामक गांव है उसके अंदर मानते, वर्तमान के दृष्टिकोण से मोराविया याद रख लेना भाई। ठीक है, देखिए आगे हम बात करते हैं। इनके अलग अलग कार्य हुए हैं, जैसे इन्होंने अध्ययन किया था, पहले इन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, इसके बाद में दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के बाद एक महत्वपूर्ण घटना होती है भाई 1843 में। 1843 में क्या होता है, ये 1843 में अध्ययन करने के बाद ऑस्ट्रिया के अंदर एक ब्रूनो नामक शहर है, ऑस्ट्रिया के अंतर्गत ही एक शहर आता है जिसका नाम है ब्रूनो शहर, और ब्रूनो शहर में एक चर्च होता है भाई, और उस चर्च के अंदर ये पादरी का पद ग्रहण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कब करते हैं 1843 में, ये याद रख लेना भाई। ब्रूनो शहर के अंतर्गत एक चर्च है और उस चर्च का नाम क्या है ये भी याद रख लेना। उस चर्च का नाम है अगस्ट्रियन मोनेस्ट्री, अगस्ट्रियन मोनेस्ट्री। ये कहाँ पर है, ब्रूनो शहर के अंतर्गत है, और इसी चर्च के अंदर क्या करते हैं ये पादरी का पद ग्रहण करते हैं, पादरी का पद ग्रहण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, पादरी का पद ग्रहण करते हैं 1843 में, और इसके बाद में 1849 में इन्हें फादर या ग्रेगर की उपाधि भी मिल जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, 1849 में कब मिली थी, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है भाई, जब एग्जामिनर का दिमाग ख़राब हो तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फादर या ग्रेगर की उपाधि 1849 में मिलती है, ये याद रख लेना। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, ये इसी चर्च में रहते हुए इन्होंने अपने प्रयोग है वो स्टार्ट किए, और प्रयोग का समय क्या रहा, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये चीज़ें हैं भाई। प्रयोग का समय क्या रहा, तो प्रयोग का समय याद रख लेना भाई, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 1856 है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो 1856 से 1863 दे रखा है, और जबकि वैसे अन्य बुकों की हम बात करें तो उसमें 1857 से 1865 दे रखा है। कुछ बुकों में ये डेट भी मिलती है, लेकिन आपको किसको फॉलो करना भाई, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो इन्होंने प्रयोग 1856 से 1863 के मध्य किया था, तो कितनी साल हो गई, लगभग समथिंग 8 साल के समथिंग इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, तो इनका प्रयोग तो हमने बात कर ली। अब आता प्रयोग के लिए उन्हें कौन सा पादप चुना था, तो पादप की अगर बात आए तो पादप का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा भाई। तो पादप कौन सा हो जाएगा, उद्यान मटर हो जाएगी। उद्यान मटर को चुना इन्होंने प्रयोग के लिए, उद्यान मटर। उद्यान मटर का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, साइंटिफिक नेम भी याद रख लेना। अब
पायसम सेटाइवम से संबंधित भी कई क्वेश्चन बनते हैं, वो भी यहाँ पर हम लगे हाथों क्लियर कर लेते हैं भाई। इसके अंतर्गत आपसे पूछ लिया जाता है भाई गुणसूत्र कितने होते हैं उद्यान मटर में, गुणसूत्र कितने होते हैं। तो गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर टोटल 14 होती है और ये 14 जो गुणसूत्र होते हैं ये द्विगुणित होते हैं भाई, ठीक है ना। 14 जो गुणसूत्र होते हैं ये जोड़े में होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो मटर के पादप पर गुणसूत्रों की संख्या बात होगी तो कितने लक्षणों को चुना, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई। तो लक्षणों के लिए याद आप रख सकते हैं भाई 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण को चुना था इन्होंने, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी मतलब विपरीत, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण इन्होंने लिए थे मटर के और उनके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। ओके, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। उद्यान मटर चुना था, पायसम सेटाइवम, गुणसूत्र संख्या याद रख लेना, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे। पहले इन्होंने 34 लक्षण लिए थे लेकिन लास्ट में अंतिम रूप से 7 लक्षणों पर ही इन्होंने कार्य किया था। अब इन्होंने सभी मटर के प्रयोग वगैरह बाद में देखेंगे भाई, एक शक्कर संकर संकरण है, द्विशंकर संकरण है, ये चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, प्रयोग करने के बाद इन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष यानी कि परिणाम। अगली स्लाइड पे चलते हैं। निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष का मतलब इनके परिणाम निकल कर के आए। तो परिणाम इन्होंने प्रकाशित किस प्रकार से किए, तो जो भी परिणाम निकले ना उन परिणाम को हमने कहाँ रख दिया, इन्होंने परिणाम ले जाकर के जो ब्रोन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है उसके समकक्ष प्रस्तुत कर दिया। और ये बात है 8 फरवरी से 8 मार्च 1865 में, 8 फरवरी 8 मार्च 1865 में इन्होंने जितने भी प्रयोग किए थे वो सभी प्रयोग है वो ब्रोन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समकक्ष प्रस्तुत किए। ब्रोन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, हिस्ट्री के समकक्ष प्रस्तुत किए। कहने का मतलब ये है भी जितने भी रिजल्ट निकाले ना वो रिजल्ट इन्होंने ब्रोन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को सौंप दिए। इसके बाद में ब्रोन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, ये जरूर याद रख लेना, नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस ब्रोन नेचुरल सोसाइटी हिस्ट्री है, इसके द्वारा 1866 में एक वार्षिक पत्रिका निकलती थी, यानी 1866 में इन्होंने एक वार्षिक पत्रिका निकाली, एक वार्षिक पत्रिका निकलती थी और उस पत्रिका में एक शीर्षक के नाम से इन्होंने मेंडल के नियमों को प्रकाशित किया। वार्षिक पत्रिका निकलती है और उस पत्रिका के अंतर्गत एक शीर्षक का नाम जरूर ध्यान में रख लेना, वो क्या है, शीर्षक का नाम क्या लिखा, पादपों में संकरण के प्रयोग, पादपों में संकरण के प्रयोग। पादपों में संकरण के प्रयोग ये शीर्षक था और इस शीर्षक के नाम से इन्होंने प्रकाशित करवाया भाई, शोध प्रकाशित किए। तो क्वेश्चन बन सकता है भाई अपने जो निष्कर्ष थे इन्होंने कब प्रकाशित किए, तो 1866 ईस्वी में ब्रोन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समकक्ष, और शीर्षक का नाम था पादपों में संकरण के प्रयोग, या अंग्रेजी में कहें तो एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये यहाँ तक इतना आपको याद होने चाहिए भाई। अब जब ये प्रयोग किया था, ये जितने भी इन्होंने प्रयोग किए थे मेंडल ने, इन प्रयोग को आधार मान करके कुछ नियम बनाए गए, आधार मान करके कुछ नियम बनाए, और वो जो नियम होते हैं वही मेंडलवाद कहलाते हैं भाई। उन नियमों को ही हम मेंडलवाद कह देते हैं। इन प्रयोगों को आधार मान करके जो नियम बनाए उन नियमों को ही मेंडलवाद कहा जाता है। अब यहाँ तक आपकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। किसी भी प्रकार का डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आगे जब हम बात करते हैं, देखिए भाई
अब मेंडलवाद की बात हो गई। मेंडल का जो मृत्यु है ना, वो डेट भी थोड़ी सी याद रख लेना, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु से संबंधित आपको क्या याद रखना है, मृत्यु। मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884 को। 1884 को 6 जनवरी 1884 को मृत्यु हुई थी। मृत्यु का कारण भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो चिरकालिक वरक रोग। चिरकालिक मतलब लंबे समय तक वरक डिजीज थी, किडनी में प्रॉब्लम थी। चिरकालिक वरक रोग, किडनी फेल हो गई थी लंबे समय से। तो ये हो जाएगी आपकी। तो ये मेंडल के बारे में पूरी जानकारी मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता दी है, छोटे से रूप में ही आपकी पूरी चीज़ें। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेगा ना, तो इन्हीं से बनेगा भाई। अब देखिए मेंडल का जो काम हो गया पूरा का पूरा, लेकिन मेंडल के जो प्रयोग हैं इनकी पुनः खोज कब हुई थी, कई बार ये क्वेश्चन भी बनता है भाई। पुनः खोज कब हुई थी, तो 1900 ईस्वी में पुनः खोज होती है और 3 वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी खोज होती है भाई, पुनः खोज। क्योंकि उस समय तो इनको प्रसिद्धि नहीं मिल पाई थी, वो जानेंगे भाई क्यों नहीं मिल पाई थी, वो कारण भी हम पता करेंगे, और इनको सफलता मिलने के कारण है तो वो भी हम जानेंगे। तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पुनः खोज वो 1900 ईस्वी में हुई थी, और इस समय 3 वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला आपका हो जाएगा कार्ल कोरेंस। ये तीनों वैज्ञानिक अपने अपनी जगह अपने प्रयोग कर रहे थे, और प्रयोग करके जो मेंडल ने निष्कर्ष निकाले थे ना, उन्हीं निष्कर्ष पर ये तीनों पहुंचते हैं। दूसरा नाम हो जाएगा आपका ह्यूगो डिवरीज। ह्यूगो डिवरीज हो जाएगा। और तीसरा आप याद रख सकते हैं यहाँ पर एरिक वॉन शेरमॉक। ये 3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं भाई। अब ये जो आपके कार्ल कोरेंस हैं, ये रहने वाले थे जर्मनी के, रहने वाले थे, और ये मक्का पर प्रयोग कर रहे थे, मक्का पर प्रयोग कर रहे थे, और उस समय इन्होंने इन सिद्धांतों की या उन नियमों की खोज की थी। और ये ह्यूगो डिवरीज हॉलैंड के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे, और ये इवनिंग प्रिमरोज पर कार्य कर रहे थे। इवनिंग प्रिमरोज पर कार्य कर रहे थे, और इनकी पत्रिका है एक फ्लोरा नामक, उसमें इसको प्रकाशित करवाया था। और ये जो एरिक वॉन शेरमॉक हैं, एरिक वॉन शेरमॉक, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, और ये कर रहे थे पुष्पे पादपों पर अध्ययन। पुष्पे पादपों पर कार्य कर रहे थे या अध्ययन कर रहे थे उस समय। तो इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा पुनः खोज की गई मेंडल के नियमों की, और इन तीनों ने ही पूरा का पूरा श्रेय वो मेंडल को दिया था अपने प्रयोगों का। ठीक है, मेंडलवाद की खोज का श्रेय है वो इन तीनों को दिया जाता है। और 34 वर्षों तक मेंडल के जो नियम थे ना, देखिए 1900 ईस्वी आ गए और 1966 आप देख सकते हैं कितने सालों की बात हो गई। तो 34 वर्षों तक मेंडल के जितने भी नियम थे वो छिपे रहे। 34 वर्षों बाद 1900 ईस्वी में इसकी दोबारा से खोज होती है। तो ये 34 वर्षों तक क्यों छुपे रहे थे भाई, इसके क्या कारण थे, या मेंडल के नियमों के फेल होने के क्या कारण थे, तो वो हम पता कर लेते हैं फटाफट से। कारणों की बात कर लेते हैं। कारण, मेंडल के नियमों को प्रसिद्धि नहीं मिलने के कारण क्या थे, इतना लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे ना कारण। तो इसमें आप याद रख सकते हैं, क्या क्या याद रखेंगे। ओके, पहला कारण तो ये याद रख लेना भाई, उस समय जब इनके निष्कर्ष प्रकाशित हुए थे, मेंडल के निष्कर्ष प्रकाशित हुए, उस समय चार्ल्स डार्विन या चार्ल्स डार्विन की एक बुक थी, पुस्तक थी, और पुस्तक का नाम क्या था भाई,
स्पीसीज, इस पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और ये जो पुस्तक थी ये अधिक चर्चा में थी भाई, अधिक चर्चा में होने के कारण, यानी कि उस समय डार्विन जो थे ये अधिक फेमस वैज्ञानिक हुआ करते थे, और इसी कारण से इनकी जो बुक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति, और ये बुक इनकी ज़्यादा फेमस थी, और इसी कारण से ये ज़्यादा चर्चा में होने के कारण उनके निष्कर्ष वो प्रकाशित हो गए, लेकिन उनको सफलता या प्रसिद्धि नहीं मिल पाई थी। दूसरा क्या कारण हो सकता है, इनके जो निष्कर्ष थे ना वो अत्यधिक गणितीय थे भाई, इनके जितने भी निष्कर्ष थे वो अत्यधिक गणितीय थे, वो बहुत ज़्यादा आगे के थे, निष्कर्ष अत्यधिक गणितीय थे, अत्यधिक गणितीय थे, और जो समय से बहुत आगे के थे, जो समय से बहुत आगे के थे। उस समय इतनी जानकारी नहीं थी इनके बारे में, तो इसलिए लोग समझ ही नहीं पाए इनकी। बहुत आगे के थे। तीसरा जो कारण क्या हो सकता है भाई, इन्होंने जिस पत्रिका में जो शोध प्रकाशित करवाया था वो उसका जो प्रचार प्रसार है वो सीमित था, तो पत्रिका का प्रचार प्रसार सीमित था, इतना याद रख लेना भाई। इस कारण से लोगों तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाई थी। चौथा कारण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक कार्ल नगेली नामक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने मेंडल को पहले सुझाव दिया था कि आप ना हायरेशियम नामक पादप है उसका चुनाव करें और उसके ऊपर प्रयोग किए, लेकिन फिर वो सफल नहीं हो पाए थे। और सफल नहीं होने का कारण सबसे महत्वपूर्ण ये था कि हायरेशियम पादप में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, तो वो अध्ययन किसका करेगा, जेनेटिक्स का अध्ययन अर्धसूत्री विभाजन के बिना तो होता ही नहीं है, तो वो अध्ययन किसका करेगा, तो उसी कारण से वो फेल हो गया था। कार्ल नगेली के स्वभाव पर, नगेली के सुझाव पर हायरेशियम सुझाव पर मेंडल ने हायरेशियम पादप चुना, हायरेशियम पादप चुना, तो उन्हें सफलता नहीं मिली भाई। सफलता नहीं, तो उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि इसका कारण भी लिख लीजिए साथ में ही, क्योंकि हायरेशियम में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, हायरेशियम में मियोसिस नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये कारण थे भाई मेंडल के नियम को प्रसिद्धि नहीं मिलने के। पहले तो उसकी बुक हो गई डार्विन की, दूसरा उसकी गणितीय अत्यधिक होने के कारण नहीं मिली, एक पत्रिका का प्रचार प्रसार कम था, और एक कार्ल नगेली के सुझाव पर इन्होंने हायरेशियम पादप को चुन लिया, तो उसको ये सफलता नहीं मिली थी। तो ये आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे समाप्त करेंगे भाई, क्लास भी लंबी हो गई है। इसके अंतर्गत हमने जो भी चीज़ें देखी ना बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। नेक्स्ट क्लास में हम देखिए मेंडल की सफलता के कारण क्या हैं, और उसके बाद में एक संकर संकरण और उसके आगे की बात करने वाले। इसमें प्रभाविता का नियम है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है, पृथक्करण का नियम है, ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।